जयपुर में सामने आया एक सनसनीखेज़ मामला जिसके अंदर एक बेटी ने अपनी मां को सुपारी के ज़रिए रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो बहुत सी चीज़ें सामने आई। अब जो उस लड़की के मामा हैं और मृतका नीरज के जो भाई हैं राकेश कुमार शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं, और कई जो सवालिया निशान सिस्टम के ऊपर अभी भी लग रहे हैं, जिसमें इनकी बहनों यानी जो आयुषी के पिता थे 1 साल पहले हुए उनकी मौत के ऊपर भी कई तरह के सवालिया निशान लगे हैं। सर, पूरा घटनाक्रम बड़ा सनसनीखेज़ है, किस तरह से इसे देखते हैं? और जो नया मोड़ एक तरह से देखा जाए कि ये ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी तरह के इन्फ्लुएंस में या गलत उसमें, लंबे टाइम से संदिग्ध अवस्थाएं रहीं, कई तरह के जवाब रहे। जब आपकी सिस्टर की डेथ हुई तब भी आपको शक हुआ कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सामाजिक डिवोल्यूशन के रूप में अपन देखते हैं कि मैंने अपने जीवन में, आज मेरी उम्र 44 वर्ष की हो गई, तो मैंने कभी जो है आज तक कभी ये न्यूज़ नहीं देखी कि बेटी ने अपनी माँ को मारा। दूसरी बात प्रथम सर ये आती है कि जिस बेटी को लीगल राइट्स के रूप में सारी संपत्ति सहज भाव से मिलने वाली थी, उसका अधिकार था, और कंडीशनली अधिकार यूँ बन जाता है कि मेरा भांजा जो आर्यन था वो 50% मानसिक विकलांग था, तो सहज नॉर्मल रूप से उसकी प्रॉपर्टी उसी की थी, तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। जो लीगल राइट्स उत्तराधिकार के रूप में उसको मिलने वाला, उसकी उम्र 23 वर्ष की तो हो गई थी, तो 2-4 साल 5 साल में उस संपत्ति को भोग वही करती, क्योंकि यूथ होता है वही भोग करता है। कुछ समय बाद में एज में 40-50 साल की एज के बाद में हर मनुष्य की इच्छाएँ, भोग विलास की इच्छाएँ या अन्य वस्तुओं को भोग करने की क्षमताएँ या फैशन करने की क्षमताएँ वो विचारों से भिन्न हो जाती हैं, तो वो जीवन ही जीते हैं, खान पान अपना करते हैं, निर्वहन करते हैं। बाकी जो खाने पीने के जो दिन होते हैं वो यूथ के ही होते हैं, तो सारे उपभोग उस प्रॉपर्टी का वो सामान्य रूप से वही उपभोग करती और कोई वारिस था ही नहीं। इसलिए ये कहना आयुषी ही वारिस थी, सब कुछ उसे मिलने ही वाला था, तो फिर क्या लगता है यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची कि इतना बड़ा षड्यंत्र जिसमें अपनी माँ को ही नहीं बख्शा गया? सर, सर्वप्रथम ये है कि जिस तरह से उसकी आज घटना के बाद में जिसकी उसकी फेसिडिंग देखी जाती है जिस तरीके से, तो ऐसा लगता है आज भी अगर उसकी फेसिडिंग की जाए तो कहीं ना कुछ ऐसे अनसुलझे राज वो लेके बैठी है, उसको वो कहना तो चाहती है, लेकिन उन मुलजिमों की भय से या ब्लैकमेलिंग से या ऐसा कोई ना कोई उसके पीछे ऐसा कोई बड़ा राज है जिसको बताना चाहती है, कहना चाहती है, लेकिन अंदर अंदर घुट रही है। क्योंकि उसकी फेसिडिंग अगर आप भी देखो, अगर आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, तो आप कहीं ना कहीं इसको पढ़ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गहरा राज है। अगर ढंग से इसकी 3rd डिग्री इस्तेमाल पुलिस के द्वारा की जाए लड़की के साथ में या अन्य मुलजिमों के साथ में, तो और राजा ने ऐसे कई राज उजागर होंगे जिनको हम और आप नहीं जानते। 3rd डिग्री से ये राज खुल सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं, तो वो उनके ताया और ताया के लड़के बलराम की तरफ इशारा है, जो इन्वॉल्वमेंट थे, उन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किया और भाड़े के जो लोग थे वो बुलाए, 7 लाख रुपए दिए। सर, जैसे कि आपको पुलिस वालों के माध्यम से जानकारी मिली है, विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है कि हेमंत जो पकड़ में आया था, जैसा कि उसने बताया है कि मैं प्रथम आया था, 2 महीने रैकी की, इनको कुचलने का प्रयास कहा, सफलता मुझे नहीं मिली, फिर उन्होंने दोबारा मेरी फिर उंगली करी है, फिर मेरे को उन्होंने बुलाया है, फिर उन्होंने मेरे को मारने के लिए इन्होंने फिर मेरे को प्रेरित किया है। बाद में मैंने 7-8 दिन की रैकी करी है, गाड़ी ली है, साल ली है, हमने इस तरीके से प्लान बना करके वैसे तरीके से मारा है। सर्वप्रथम बात आती है कि जिस तरीके से इस लड़की को हाईलाइट किया जा रहा है हर मीडिया चैनल पे, छोटे चैनलों पे, पुलिस के द्वारा भी लड़की बनी हत्यारिन, लड़की ने अपनी माँ को मारा। हमें इस चीज़ पे मीडिया वालों से मैं निवेदन करूँगा कि इस तरीके से जो घटना को जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, एक सिर्फ बेटी को हाईलाइट किया जा रहा है, मेरी भांजी को हाईलाइट किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 7 लाख रुपये की सुपारी दी गई कि बेटी तो पूर्ण से बेरोजगार है, बेटी के पास 7 लाख रुपये कहाँ से आए? एक व्यक्ति अच्छा खासा कमाने वाला व्यक्ति भी साल 2 साल में भी सेविंग 7 लाख रुपये जमा नहीं कर पाता, और अगर जमा भी कर लेता है तो वो अच्छे काम में लगाता है। तो 7 लाख रुपए बेटी के पास आए कहाँ से? कौन था फाइनेंसर, कौन था मैनेजमेंट करता? क्या वो एक लड़की 23 साल की है, बहुत बालिका, गांव में जाकर के कहीं भी जाकर के गाड़ी हायर कर सकती है क्या? क्या सुपर किलर हायर कर सकती है क्या? 4 अन्य भाड़े के पराये व्यक्ति जो बराबर उम्र के हैं उन बच्चों से बात कर सकती है क्या? क्या उनको लॉन्ग टर्म 7-8 दिन से रख सकती है क्या अपने घर में? तो संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सभी के द्वारा उस महिला, उस मेरी भांजी आयुषी को टारगेट किया जा रहा है, क्या हमने इस बिंदु पे कभी जांच की कि ये हो सकता है टूल्स के रूप में काम में ली गई हो, कोई उसके साथ कोई अप्रिय घटना की गई हो, उसके साथ में कोई ऐसा कोई शोषण किया गया हो जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग करके उसको काम में लिया जा रहा हो? तो बात ये आती है प्रॉपर्टी की आवश्यकता थी किसको, प्रॉपर्टी किसकी नहीं थी लीगल राइट्स में, और किसको ज़रूरत थी प्रॉपर्टी की, कौन प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था, ये महत्वपूर्ण बात है। 7 लाख रुपए देने वाला कौन था? इस 7 लाख रुपए के नोटों की रिकवरी क्यों नहीं हुई?
7 लाख रुपए देने वाला जो व्यक्ति होगा, जिसने इन्वेस्ट किया है, तो उसका ही तो मेन अचीवमेंट होगा कि तो 7 लाख खर्च करने पर अगर मैं जो 17 करोड़ मिल सकते हैं, तो किसकी लालसा थी, किसकी भूख थी, किसकी तड़प थी संपत्ति को पाने की। इस बिंदु पे किसी ने अभी तक ना विचार किया, ना इन्वेस्टिंग किया। मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरी भांजी को टारगेट किया जा रहा है, ये सत्य बात है। उसने कबूल भी किया है कि मैंने मेरी माँ को मारा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये चीज़ आती है कि ये जो मोहन है, बलराम है, कृष्णा है, अच्छो है, उसकी सास है, क्या ये इसमें संलिप्त नहीं है? क्या संपत्ति का सत्ता इनको नहीं थी? संपत्ति चार्ज किसको थी? लड़की के ताया हैं, जो दादी हैं वगैरह, ताऊ है, दादी है। मकान पे कब्जा लेकर के सारे लोग कब्जा अधीन रहे हैं और इनकी एफआईआर मेरी सिस्टर ने 1/3/26 को कटाई है। सांगा थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी एफआईआर मेरे पास में, अगर आप चाहो तो मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको एफआईआर, वो मेरे पास में पड़ी हुई है। कितनी प्रॉपर्टी है इनकी जिनका अगर असेसमेंट किया जाए तो? सर, अगर इनकी वैल्यूशन निकाली जाए तो गांव में 5 बीघा ज़मीन तो मेरे जीजाजी के नाम है, जिसकी आज की वैल्यूशन अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए 10-12 लाख रुपए कम से कम वो वैल्यूशन उसकी निकल के आती है। और यहाँ की अगर जयपुर शहर की बात की जाए तो 2 मकान हैं जिनकी कीमत है 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास आती है। इसके अलावा जो सिस्टर मेरे जीजाजी की मृत्यु के बाद में जो उनके जो उपादान लाभ जो मिलते हैं, वो मृतक को मेरी सिस्टर को नहीं मिल पाए, क्योंकि भांजी ने उस पर एप्लीकेशन लगा के हाईकोर्ट में विभिन्न तरह की याचिका करके उनको रुकवा दिया गया, तो विवादित हो गए। तो कम 70-80 लाख रुपए का फंड वो है। चौथी बात ये आती है कि जिससे दुर्घटना कार्य की गई है, तो मेरी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब में थी, तो अगर एक्सीडेंट दिखाया जाता और एक्सीडेंट वो सफल भी हो जाती, तो ये इंश्योरेंस क्लेम वो भी कम से कम लाख 1.25 करोड़ का वो बैठता। तो ये सारा एस्टिमेट अगर आप देखा जाए इन लोगों का, तो कम से कम 24-25 करोड़ का मामला है। करीब 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसको लेकर के पूरा खेल हुआ है। प्रॉपर्टी है, और इन्होंने जिस तरीके से अंदाज से इस घटना को अंजाम दिया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये दुर्घटना है या हत्या है। कैसे शक हुआ आपको कि ये हत्या है? तो जिस तरीके से मेरी भांजी ने 6:26 से मुझे कॉल किया, कॉल करने का अंदाज जो ट्यूनिंग थी बोलने की, जो उसके वो था, उससे जाहिर सी बात है। बाकी एक नेचुरल जाता है कि किसी बेटी की हो जाए तो बेटी को होश नहीं आता 2 दिन तक, वो रोती, उसकी माँ की मृत्यु हो जाए अकस्मात, अगर उसकी वो इन्वॉल्व ना होती, निर्विकार होती हृदय से, मन से, तो वो रोते रोते गिगा कहते मैं 50 बार फ़ोन करता कि भाई हुआ क्या, रो क्यों रही, बता सही बात क्या हुई है, मैं ये पूछता उससे। उसने सीधे ही कहा, उसने ये कहा कि मामा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, मम्मी मर गई है, और कहते हुए फ़ोन काट दिया। फिर उसका कोई फ़ोन मेरे पास में नहीं आया। तब से लेकर के आपको शक हुआ और फिर आपने एफआईआर दी? मैं फिर थाने गया, वहाँ एफआईआर कटा के आया। एफआईआर में मैंने बहुत सिंपल सोवर एफआईआर लिखी है, अगर आप जब तक करोगे थाने से आपको मालूम पड़ेगा। मैंने सिर्फ 2 लाइन की एफआईआर लिखी है, जिसमें लिखा है कि मेरी बहन की आज दिनांक इतने को हत्या हो गई है, मेरी बहन कहा करती नहीं। मैंने सर सॉरी, मैंने उसमें लिखा था कि मेरी बहन बताया करती थी कि ये लोग परेशान करते थे, आज दिनांक को मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें मुझे हत्या की आशंका है। आशंका, जब तफ्तीश करने पर पूरा खुलासा हुआ 3 दिन बाद भी भारी मात्रा में जो आया, तो मैं तो विचलित ही हो गया कि यार जो हम सोचा करते थे, इस लेवल पे भी पहुंच सकती है। हम सोचा करते थे, हम इस एंगल से घर में बैठे बैठे हम सभी लोग सोचते थे कि ऐसा तो नहीं है, हमारे जीजा कहते हैं कर दी हो, ऐसा मन में। आयुषी ने अपने पिता की हत्या में भी शामिल होने की संभावना हो सकती है, जिससे कि सर जब भारी मात्रा में घर के लोग पकड़ में आए, रिश्तेदार लोग पकड़ में आए, तो अगर घटना, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि 3.25 महीने मेरे जीजा को इन लोगों ने अंडरग्राउंड रखा था, और 9 अप्रैल 2025 को भर्ती करा दिया था, और जिस दिन भर्ती कराया उसी दिन 90% पार्ट का डैमेज होना, तो 3.25 महीने इन्होंने अगर ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया, और पहले दिन ही 90% बॉडी का पार्ट डैमेज है। तो अगर आप नेविक हॉस्पिटल में जाकर के पुलिस उसको जब्त करे रिकॉर्ड को 9 अप्रैल से 2025 से लेकर के 21 अप्रैल 2025 तक के, तो आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन कर लोगे कि भाई प्रथम दिन ही अगर 90% पार्ट डैमेज है, तो बाकी दिन बंदा रहा कहाँ 3.25 महीने, किसी अस्पताल में उसको रखा नहीं, प्राइवेट जगह पर रखा, तो आप संदिग्ध का दायरा तो ऑटोमेटिक आ रहा है कागजों के आधार पर। इसमें भी आप अलग से एफआईआर दे सकते हैं? सर एफआईआर नहीं, पुलिस इसी को सीक्वेंस को इसी क्राइम को आधार बनाते हुए, सर एक ही घटना को अगर लिंक पुलिस से बैठाती है, तो विभिन्न तरह के राज 50 तरह के राज खोल लेती है, उसमें एफआईआर की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी मतलब अब क्या लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इतने लोग गिरफ्तार हो गए हैं, बलराम अभी फरार है और सारा मामला आपके सामने है, बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी अब जब ये सिचुएशन है, तो आपको लगता है कि भांजी इसमें इन्वॉल्व तो है, लेकिन ब्रेन वॉश किया गया है या कुछ और किया गया है 23 साल की लड़की की? बड़े सुनियोजित तरीके से मर्डर करने के से पहले ही इन लोगों ने हर चप्पे चप्पे पे बहुत हाई क्वालिटी का मैनेजमेंट किया हुआ है। हर 1-2 प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, किस तरीके से अगर एक्सीडेंट दिखाते हैं तो कहाँ किस आदमी फिट करना है, कैसे
पीसी लेनी है, कैसे जेसी लेनी है, कहाँ से आदमी को अपने कितने आदमी फिट कराने हैं, बाद में कितने आदमी को, इस तरीके से हाई लेवल पर उस स्तरीय प्लान है, उस स्तरीय मैनेजमेंट नज़र आ रहा है। तो सबसे प्रथम बात ये है कि जिस तरीके से कृष्णा को पकड़ा गया, छोड़ दिया गया, जो बलराम का सगा भाई है, उसके पिता को पकड़ लिया गया और बलराम अभी फरार है। 3 तारीख को घटना है, आज 11 तारीख हो गई, 8 दिन तक बलराम पकड़ में नहीं आया। अगर पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती तो उसकी औकात है कि वो पकड़ में नहीं आए। पुलिस चाहे तो कुएं से भी उठा लाती है। कई ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें लाश को कटिंग करके कुएं में डाल दिया गया, उनको भी पुलिस ढूंढ के लाई है, कोई ना गवाह था ना कुछ था। इसकी तो हर चीज़ मौजूद है। थर्ड डिग्री से कुछ रास्ता निकल सकता है सर बिल्कुल निस्संदेह, हमने अपने जीवन में देखा है, जहाँ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल हुआ है और सारे राज खुले, अच्छे से राज खुले, ऐसे राज खुले पत्नी पति को मार दिया। लाई डिटेक्टर भी हो सकता है। जी सर, लाई डिटेक्टर बिल्कुल, जो भी उचित जो तकनीक है, उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आयुषी के मामा हैं जो मृतका थी नीरज, उनके सगे भाई हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे तमाम चीज़ों को लेकर। एतराज़ भी इन्होंने जाहिर किया था कि ये पूरा घटनाक्रम 25 करोड़ की प्रॉपर्टी का है। इसे लेकर के जो ससुराल पक्ष है, इनके जब जीजा की डेथ हुई थी तब भी इनके बीच में हाथापाई हुई थी। लगातार इन्होंने सवाल उठाया और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, बहन की मौत हुई, इन्होंने एक सिंपल 2 लाइन की FIR की और उसके बाद में जो चीज़ों की परतें खुली हैं वो चौंकाने वाली हैं। अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें डर है कि इनकी भांजी आयुषी को मोहरा बनाया गया है, उसका या तो ब्रेन वॉश किया गया है या उसका शोषण किया जा रहा है, क्योंकि एक 23 साल की लड़की इस तरह से तमाम षड्यंत्र को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती है। ये किसी क्राइम थ्रिलर मूवी की तमाम तरह की जो एक तरह से स्क्रिप्ट होती है उस जैसा लग रहा है, और शायद इस तरह का क्राइम इंडिया में इससे पहले ही देखने को ना मिला हो। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें सामने हैं तो मामा की डिमांड है कि थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाए, लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाए, ताकि इस मामले में छुपे हुए राज जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं वो सामने आ सके और इनके बहनोई यानी इनके जीजा की मौत का मामला भी खुले। क्योंकि हो सकता है उनकी मौत के पीछे भी षड्यंत्र छुपा हो। 3.5 महीने उनको अंडरग्राउंड रखा जाना, फिर उसके बाद में बिल्कुल मृत्युशैया पर आने पर उन्हें अस्पताल लेकर के आना कई तरह के सवाल खड़े करता है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस अब अपनी तफ्तीश को आगे कहाँ लेकर जाती है और इनके आरोपों पर कितना जो है जांच को आगे बढ़ाती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र भी आपका है और ये जो घटना हुई है वो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना की जाँच CIDC भी, भरतपुर के भी वो रहने वाले लोकल निवासी हैं और कहीं ना कहीं हमारे परिवार के सदस्य भी हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से रिश्तेदार भी हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप रिश्तेदार की भांति नहीं, एक मुख्यमंत्री राजस्थान के राजा की भांति, अपने विधानसभा क्षेत्र की भांति, एक धर्म निर्भय करने की भांति मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना की जांच या तो CBI से कराई जाए या CIDC से कराई जाए, क्योंकि पुलिस पर पूर्ण विश्वास अब नहीं रहा।